सो लेट अस बिगिन। सो यहाँ पे हम लोग ने एक्शंस वगैरह पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आता है कैग्स रोल। अब कैग को बोला हुआ जाता है भाई इज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द कमिटीज। एमसीक्यू मार्क करो। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। अब ये नहीं पढ़ा होता है ना तो अपने को बहुत फनी लगता है कि क्या लिखा हुआ है एमसी में, क्या ऑप्शन है, उसको भाई इग्नोर मारते हैं। तो कैग को क्या बोला गया है? फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द कमिटी। तो यहाँ पे उसका काम क्या होगा देखो। उसका जो रिपोर्ट है उसी के रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर तो बाकी सारी कमेटी काम करेगी ना। क्या है रिपोर्ट देगा, फिर ही तो पीएससी को एस्टिमेट कमेटी अपना काम चालू करने वाली है। तो रिपोर्ट्स जनरली फॉर्म द बेसिस ऑफ द कमिटीज वर्किंग, although they are not precluded from examining issues not brought out by his report। तो पीएससी का काम ये है कि भाई देखें कि बराबर से सारी चीजें हो रही है। कैग ने अगर कोई कोई इशू को आइडेंटिफाई नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि पीएससी वो चीज को क्या करेगी। तो मेनली जो कैग रिपोर्ट देगा उसी के बेसिस के ऊपर होगा। और भी कोई चीजों को वो लोग कंसिडर करना चाहे तो करेंगे। He scrutinizes the note which the ministry submit to the committees। याद करो, ऑडिट बोर्ड जो था वो अपना रिपोर्ट 3 लोगों को दे रहा। एक किसको दे रहा था? मैनेजमेंट को। दूसरा हम किसको दे रहे थे? मिनिस्ट्री को। तीसरा हम किसको दे रहे थे? डिपार्टमेंट्स। तो अब उनके जो मिनिस्ट्री ने रिप्लाई दिया है उसकी मिनिस्ट्री के नोट को स्क्रूटिनाइज करना भी काम किसका है? कैग। फिर उसके बाद कैग क्या करता है, वहां पे अपने रिकमेंडेशन देता है। वो देखेगा कि इसके ऊपर जो भी उसने रिकमेंडेशन दिया है उस रिकमेंडेशन के ऊपर ये कमेटी ने कोई एक्शन लिए हुए है कि कोई एक्शन लिए हुए नहीं है। तो उसके लिए एक अलग से रिपोर्ट बनता है जिसको कहते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो कैग ने रिकमेंडेशंस दिए, ऑन दोस रिकमेंडेशन व्हाट आर द एक्शंस टेकन, तो वो रिपोर्ट को रिव्यू करें। In respect of the audit reports, which could not be discussed in detail by the committee, written answers are obtained from the department ministry concerned। तो जिसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा है उसके पास से हम लोग क्या लेंगे? रिटर्न आंसर्स। तो चार चीजें, चार रोल है कैग के पास। सबसे पहले हम लोग क्या बोला इंट्रोडक्शन में? इज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड इसके रिपोर्ट बेसिस बनते हैं बाकी सारी कम्युनिटीज के। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कैग के रिपोर्ट में कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया था तो पीएससी वो कैग के ऊपर चर्चा नहीं करेगी। फिर बाद में काफी बार मिनिस्ट्रीज क्या करेगी, अपने वहां पे जो भी उनके रिप्लाईज है उनके नोट्स है वो सारी चीजें भी कैग उसको क्या करेगा? स्क्रूटिनाइज करेगा। फिर बाद में कैग में रिकमेंडेशन भी होता है तो उसके ऊपर एक एक्शन पेपर रिपोर्ट बनेगा, कैग उसको भी रिव्यू करेगा। कोई ऑडिट रिपोर्ट है जिसके ऊपर कम्युनिटीज डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए उसके ऊपर ये लोग क्या रहेंगे? ये कैग के क्या होंगे? अब हमारा आता है स्कोप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑडिट। मतलब हमें यहाँ पे ऑडिट में क्या करना है। तो ऑडिट ऑफ पीएसयूज इज नॉट कंस्ट्रेन्ड टू द फाइनेंशियल कंप्लायंस। हम लोग ने ये पहले स्टाफ ऑडिट चैप्टर चालू करने के पहले ही बोला कि हम गवर्नमेंट ऑडिट में वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू व्हाट? फाइनेंशियल ऑडिट। हम वहां पे बाकी की चीजें भी देख रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट भी देख रहे हैं, प्रोप्राइटरी ऑडिट भी देख रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है हम नीचे देखेंगे अलग से, उसके ऊपर पूरा डिटेल आंसर है। व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑडिट, व्हाट इज प्रोप्राइटरी ऑडिट, इसका भी मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया। प्रोप्राइटरी नेचर मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। या प्रोप्राइटरी नेचर मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ। फॉर एग्जांपल तुम बोलेगे फॉर एग्जांपल नवंबर 24 इस समय को प्रोसीजर कंप्लीट करना है, तो यू कैन स्टार्ट। तो हम लोग ने कोर्सिंग जल्दी कंप्लीट करने के नाम पे बोला ठीक है चलो कल सुबह से 7 AM से लेके 9 PM तक हम लेक्चर रखेंगे 2 दिन तक, और हमारे 2 दिन में कोर्सिंग क्या कर देंगे कंप्लीट। ओनली क्या बोलेगा सर दिस इज नॉट इन आवर नेचर एंड इट इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट, इट इज नॉट इन आवर, दिस इज इम्प्रोप्राइट। दिस इज तो प्रोप्राइटरी मतलब सबके जो भी एक्सपेंडिचर या जो भी किया गया है सबके फायदे में है, कि सबके फायदे में डिटेल में हर एक के ऊपर डिटेल में चीजें दी। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट नाम ही क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव। वहां पे तीनों चीजें करेंगे, फाइनेंशियल ऑडिट भी करेंगे, कंप्लायंस ऑडिट भी करेंगे, परफॉर्मेंस ऑडिट भी करेंगे, प्रोप्राइटरी ऑडिट भी करेंगे। तो जब चारों चीजें एक साथ आ जाएंगी इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। क्या कहेंगे? देखो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऐसे है ना, अच्छा काम किया है उन्होंने। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट पुराने वर्जन में ना बहुत सारा चीज ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करके अलग से कुछ है ही नहीं। अरे जब एक साथ हम चारों चीजें ही कर रहे हैं ना उसको क्या कह रहे थे हम? कॉम्प्रिहेंसिव। पुराने पोर्शन में कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के ऊपर भी 2 पेज छाप के रखे थे कि उन्होंने इम्प्लीमेंट करके हम पे से रखा है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन टू बी टेकन बाय competent authority। तो पढ़ो यहाँ पे इन एग्जामिनिंग द डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर एग्जामिन्स
that this was taken by the after examination of all aspects of the movement, technological, public interest on the basis of the relevant information available at the time and taking into consideration different alternatives to the management and decision were consistent with the aim and objective of the enterprise. तो हमें देखना है कि जो भी अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है वो अथॉरिटी ने डिसीजन सही लिया है क्या नहीं। अब 2G स्कैम और प्रो स्कैम में अगर हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या था। क्या पब्लिक को पता है 2G स्कैम और प्रो स्कैम में क्या हुआ था। ध्यान से क्या था पर वो स्कैम थोड़ा भी आइडिया। देख गवर्नमेंट में कैसा होता है कोई भी चीज अगर समझो एक कोल्ड साइट है। अब यहाँ पे माइनिंग करते हैं या बस से नीचे एक रोड है रोड को यहाँ पे रिपेयर करके मिलेगा तो हम किसी को भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते हमें टेंडर बनाएंगे। लोग टेंडर अप्लाई करेंगे जो हमें बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस में मिल रहा है उसी को हम टेंडर क्या कर सकते हैं। 2G और कोल्ड स्कैम दोनों में कॉमन चीज क्या थी ऐसा कोई टेंडर ही अपने जान पहचान वाले जो लोग थे उनको सीधा क्या कर दिया गया था ये अलॉट कर दिया गया था। इनफैक्ट कोल्ड स्कैम में तो वहां पे इस हद तक हो गया था कि उस टाइम पे कोल्ड स्कैम के वक्त कौन था मेन पार्टी कांग्रेस था वॉज इन पावर। तो ऑपोजिशन में कौन बीजेपी। तो पीएससी का हेड कौन पहले मैंने बताया ऑपोजिशन उस टाइम पे पीएससी वाले इतने लड़ गए थे कि दे डिमांडेड कि मनमोहन सिंह जी जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे वी शुड रिजाइन। They have estimated that the scam is almost as high as 1,80,000 crores. कितना 1,80,000 crore। इसको दबा दबा के एक छोटा स्कैम बताया गया तो लेकिन छोटा also ran into thousands of crores। तो वहां पे वो बताया गया कि वो देखो कोल जैसी इंडस्ट्री है तो वहां पे कोई टेंडर ही नहीं निकाल रहे तुम ऐसे ही लोगों को क्या कर रहे हो सीधा माइनिंग साइट्स दे रहे हो। तो इट इज वेरी एविडेंट कि जो तुमको अचानक से रिश्वत दे रहा है उसको तुम दे रहे हो। बट लेकिन फिर मनमोहन सिंह जी आए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने बोला कि भाई देखो कोल इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते टेंडर निकालने में टाइम वेस्ट होगा। तो वहां पे हम लोग ने जो लगा कि भाई ये कंप्यूटर पार्टी है उसको ये दे दिया और उनको उस टाइम पे सपोर्ट मिला बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे अपोजिशन से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये जोड़ दिया ही और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास कोल माइनिंग साइट था उन्होंने भी तो यही तरीके से किया है ना। तो वहां पे ऑब्वियसली जब अगर कुछ अगर किसी को डिमांड करना है या रिजर्वेशन करो तो बहुत सारे लोग का तुमको क्या चाहिए रहेगा सपोर्ट करने की बाकी पार्टीज ने भी सपोर्ट नहीं दिया तो स्टेट गवर्नमेंट भी यही चीजें फॉलो कर दी थी। इनफैक्ट टाटा वाज आल्सो वन ऑफ देम जिनको ये कोल माइनिंग सेटअप करते हैं। तो भले हमको लगता है टाटा और सारे लोग एकदम बोले ना साफ सुथरे लोग हैं एकदम अच्छे अच्छे लोग हैं ब्रांड इमेज वाले हैं जो गलत काम नहीं करते ये कंप्लेंट नहीं है। सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो भी अथॉरिटी डिसीजन लिया है क्या वो कंप्लीटेंट है और उसने जो डिसीजन लिया है क्या पब्लिक इंटरेस्ट में लिया है कि नहीं। नेक्स्ट ये गवर्नमेंट ऑडिट का है ना देखो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑडिट कर रहा है तो उसे गवर्नमेंट की वैल्यू नहीं हो जाती नहीं चलिए निकाल दिया उसने क्या देखेगा। सो यहाँ पे अपने क्या बोला कि ये जो ऑडिट होता है ये ऑडिट में हम सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी को चाहते हैं हम गवर्नमेंट को इन वे हेल्प करना चाहते हैं। हम यहाँ पे ऑडिट करेंगे तो हमें पता चला रहेगा कौन अकाउंटेबल है किसकी जिम्मेदारी है हम हेल्प कर पाएंगे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे इट इज बेसिकली highlighting the issues of efficient and economic operations. The financial performance is linked with physical performance issues of efficient and economic operation and management of the resources are identified. ये चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे when we go to
परफॉर्मेंस ऑडिट, वहां पे हम 3 E के बारे में बात करें, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये पॉइंट को डिटेल में मैं वहां पे करूँ। लास्ट भी आता है फिस्कल एंड मैनेजरियल। तो देखो, फिस्कल अकाउंटेबिलिटी मतलब वहां पे पैसों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ फंड, सैंक्शन, कंप्लायंस। मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी मतलब वापस हम 3 चीज के बारे में बात करें, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब फिजिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब पैसा बराबर से मैनेज हो रहा है। मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी मतलब हम वहां पे पैसा बराबर से मैनेज हो रहा है, पर लेकिन क्या हम रिसोर्सेस को बराबर से मैनेज कर रहे हैं, क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। इसके लिए मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस, और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल। तो यहाँ पे देयर वर मल्टीपल थिंग्स है। यहाँ पे स्कोप में क्या क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, फाइनेंशियल एंड, दूसरा क्या आएगा, परफॉर्मेंस ऑडिट, फिर क्या आएगा, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारी चीजों को जब हम एक साथ करेंगे उसे करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। फिर बाद में हमें देखना है जो भी डिसीजंस लिए गए क्या कंप्यूटर मैथमेटिक्स ने लिए, दिस विल हेल्प द गवर्नमेंट। वी हैव टू हाईलाइट द इश्यूज ऑफ एफिशिएंट इकोनॉमिक ऑपरेशंस एंड फिस्कल एंड मैनेजरियल। नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू। तो वहां पे देयर आर 3 पार्टीज। कौन सी 3 पार्टीज इन्वॉल्व, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। तो ऑडिटर का जो रोल है, ये रोल किसने फुलफिल किया हुआ है, साई ने, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। कैग एंड आईएबी फंक्शनिंग अंडर हिम कंस्टिट्यूट साई। तो पूरा का पूरा कैग और आईएबी है, उससे हम कहते हैं सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। क्या कहते हैं उसे, senior functionaries of SAI representing CAG are called as accountants general। क्या कहते हैं उसे। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्टी कौन है, रिस्पॉन्सिबल पार्टीज मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जो भी ऑडिटेबल एंटिटीज है उनके जीसीडब्ल्यूजी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टीज होता है। इंटेंडेड यूजर्स मतलब हम जैसे लोग होंगे, इंडिविजुअल जो सारी रिपोर्ट्स को पढ़ने चाहिए। तो कितने पार्टीज है वहां पे, 3। पहला पार्टी को हम क्या कहेंगे, ऑडिटर, सेकंड को हम क्या कहेंगे, और थर्ड को हम क्या कहेंगे, तो पहले 2 बार ऑडिटर की नीचे चीज।
फिर उसके बाद ये वाला जो है ना सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, ये ऊपर से रख के कैंसिल कर दिया है, तो नीचे वीडियो में थोड़ा वहां पे समझाया गया। देखो ना, हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं? स्टेटमेंट्स क्या ढूंढते हैं? स्टेटमेंट में हम क्या ढूंढते हैं? क्या होना चाहिए, क्या है, दोनों में डिफरेंस है तो। बट लेकिन हम क्या होना चाहिए एज पर AFRA, बट लेकिन जब हम गवर्नमेंट ऑडिट करेंगे तो काफी सारी चीजों में AFRA और सारी चीजें तो हो नहीं सकती। मतलब अगर हम परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं, क्राइटेरिया ऑडिट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्राइटेरिया सेट करना। क्राइटेरिया मतलब बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब क्या? सब्जेक्ट मैटर मतलब जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको हम टेस्ट करके ओपिनियन दे रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट मैटर। हम सब्जेक्ट मैटर को और क्राइटेरिया को क्या करेंगे? कंपेयर। उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आया उसे मैं कहूंगा सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। क्या कहूंगा मैं उसे? तो यहाँ पे ना हम लोग क्या होना चाहिए तो उनको क्या कहते हैं? क्राइटेरिया। क्या है तो क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर। और दोनों को कंपेयर करने पे मेरे को जो मिला उसे मैं क्या कहूंगा? सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। तो subject matter, it refers to the information, condition or activity that is measured or evaluated against the criteria. What is the criteria? These are the benchmark used to evaluate the subject. Subject matter information is nothing but the outcome of evaluating or measuring the subject matter against the criteria. क्या समझा सबको ये? Now let me give you an example. ये रिपोर्ट है, किसका रिपोर्ट है? कैग। किसके ऊपर? ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज वन ऑफ भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना क्या है? जो हमारे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं ना, वो सारे हमारे नेशनल हाईवेज जो बन रहे हैं उसको हम कहते हैं भारतमाला परियोजना। तो हम क्या कंपेयर करेंगे? सब्जेक्ट मैटर इसके साथ कंपेयर करेंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज नथिंग बट अ बेंचमार्क। क्राइटेरिया को हम एस्टिमेट भी कह सकते हैं, या क्राइटेरिया को हम क्या कह सकते हैं? एस्टिमेट्स। तो अब यहाँ पे कैग ने पूरा रिपोर्ट दिया, मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगा जब हम लोग क्या करेंगे? परफॉर्मेंस ऑडिट। तो ये इनोवे पूरा परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ही है, पूरा का पूरा इनोवे क्या है? परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट। तो परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारतमाला परियोजना, जो हम लोग को इसको सबमिट करनी है प्रेसिडेंट को अंडर विच आर्टिकल? याद है 151 में पार्लियामेंट को देंगे, प्रेसिडेंट को सामने, ये सारी चीजें तो हम इसको देखेंगे। बट लेकिन मैं तुमको फिलहाल क्या समझाना चाहता हूँ, व्हाट इज अ सब्जेक्ट मैटर एंड क्राइटेरिया। तो अब यहाँ पे ये लोग ने क्या बोला कि देखो, टोटल अराउंड 74,940 किलोमीटर के रोड। अब ये जो रोड बनाने थे इसके लिए टोटल खर्चा हम लोग ने डिसाइड किया था कि 5,35,000 करोड़। कितना होगा? तो इट वॉज एस्टिमेटेड कि पर किलोमीटर कॉस्ट आएगा अराउंड 15.37 करोड़ पर किलोमीटर। ठीक है, तो दिस वाज आवर बेंचमार्क कि क्या होना चाहिए था? पर किलोमीटर का कॉस्ट कितना होना चाहिए था? 15,037.37। कितने रोड बनने चाहिए थे? 74,000 किलोमीटर। बट एक्चुअली में हुआ क्या? कितने रोड बने सर? 76,316। अप्रूव कितने किए थे? 74,000। टोटल कॉस्ट उन्होंने कितना अप्रूव किया था? 5,35,000 करोड़ फॉर द होल 75,000। तो टोटल कितने वाले उसमें से? 26,000। हमने कॉस्ट अप्रूव किया था 5,35,000 पूरे 74,000। एक बस में 26,000 किलोमीटर बनाने के ऊपर खर्चा कितना कर दिया? 8,46,500। तो जो हमारा ये हो गया। हम बोलते हैं ना अयोध्या में हम क्यों हारे, क्यों नहीं ऐसा सीट्स मिले? अयोध्या में जो रोड बने ना, इट वॉज मेड फॉर 250 करोड़ पर किलोमीटर ना। 250 करोड़ पर किलोमीटर, मतलब उन्होंने सोने चांदी के रोड बनाए हैं। तो 250 करोड़ पर किलोमीटर मतलब यहाँ पे ये हमारा क्या था? 50.37 का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और क्या है? 52.7। तो यहाँ पे जब भी हम लोग ऑडिट करते हैं वहां पे हम क्या सेट करते हैं? पहले तो देखते हैं व्हाट इज द क्राइटेरिया।
सब्जेक्ट मैटर मतलब इंफॉर्मेशन जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, दोनों को कंपेयर करने पे निकलना आउटकम, इसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। क्या समझा सबको? नेक्स्ट दो टाइप के यहाँ पे एक को हम कहते हैं अटेस्टेशन, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट रिपोर्ट। अटेस्टेशन मतलब जहाँ पे मैं ओपिनियन, अगर मैं फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा हूँ, कंप्लायंस ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रूडेंट। और अगर मैं प्रोप्राइटरी ऑडिट कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहा हूँ, मैं कोई ओपिनियन नहीं, या मैं क्या कोई नहीं दे रहा हूँ, ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो भारत वाला परियोजना में बना रिपोर्ट है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट। हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे वेदर एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर और नॉट, हम सिर्फ फाइंडिंग्स निकाल के यूजर्स को दे देंगे, यूजर इसके बेसिस के ऊपर खुद अपना डिसीजन मेकिंग करेगा, हम कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑडिट में हमारे दो तरीके के इंगेजमेंट होते हैं। एक होता है इंश्योरेंस, जहाँ पे हम क्या दे रहे हैं ओपिनियन, जो किसके लिए यूज होगा, फाइनेंशियल। पर लेकिन जो प्रोप्राइटरी ऑडिट की बात होती है, परफॉर्मेंस ऑडिट की बात होती है, वहां हम पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी प्रोसीजर्स, हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करके हमें जो फाइंडिंग मिली, वो फाइंडिंग से क्या कर रहे हैं, यूजर्स को बताएं। तो रीड करो वहां पे से, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, द रिस्पांसिबल पार्टी measures the subject matter against the criteria and presents the subject matter information on which the auditor then get the sufficient appropriate evidence to provide a reasonable basis for expressing the conclusion. एग्जाम्पल के लिए वहां पे क्या लिख दो, फाइनेंशियल ऑडिट। नीचे वाला पैराग्राफ को फिर कैंसिल कर दो। उसके बाद डायरेक्ट रिपोर्टिंग। In direct reporting engagement, auditor will measures and evaluate subject matter against criteria. No opinion is expressed. Only facts and findings are reported. For example, performance. What are the principles for the PSC audit? PSC audit constitutes two things. One is general standard that apply to SIE. What is SIE? Supreme Audit Institution as auditors and are fundamental to conduct all types of audit. These principles are categorized into two distinct groups. एक को हम कहते हैं general principles, second को हम कहते हैं principles related to audit process. जनरल प्रिंसिपल्स मतलब जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारे में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, बस यही सारी चीजों के बारे में बात करें तो जनरल प्रिंसिपल्स में पहले वो लोग क्या बोल रहे हैं, एथिक्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेकंड हमें क्या आना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर एंड स्केप्टिसिज्म। क्या पब्लिक को याद है स्केप्टिसिज्म मतलब क्या था? क्या था स्केप्टिसिज्म? ऑडिटर्स नॉट ऑलवेज चेक करना, अलर्ट रहेंगे, क्वेश्चनिंग माइंड को। फिर उसके बाद क्या है, वापस एक बार तीन पॉइंट्स क्या है, पहले क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फिर उसके बाद ऑडिट टीम मैनेजमेंट इन द स्किल्स, टीम मैनेज करना आना चाहिए, फिटनेस को आना समझना आना चाहिए, मटेरियल बिजनेस सेट करना आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन। तो प्रिंसिपल्स 8 पॉइंट के रिलेटेड दिए हुए हैं। पहले किसके रिलेटेड दिए हुए हैं, सेकंड किसके लिए दिए, थर्ड किसके लिए दिए, फोर्थ किसके लिए दिए, फिफ्थ किसके लिए दिए, दिस मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन। अब ऑडिट प्रोसेस के लिए नॉर्मल जैसे हम अपना नॉर्मल होता है प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद ऑडिट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, रिपोर्टिंग। जैसे हमारा नॉर्मल ऑडिट भी यही होता है। तो प्लानिंग में यू एस्टैब्लिश द टर्म्स ऑफ ऑडिट, यू obtain an understanding of the entity,
कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, मतलब क्या तुम लोगे ROMMS, आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ फ्रॉड, डेवलप द ऑडिट प्लान। तो नॉर्मल प्लानिंग में हम यही करते हैं। Then you perform the audit procedures to obtain what audit evidence, evaluate the audit evidence and for the conclusion. Finally इसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, रिपोर्ट एज वेल एज क्या बनाएंगे, फॉलो अप। ठीक है, सो ये पॉइंट ऐसा है ये, मतलब इसके ऊपर सो फar अभी लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। तो दो थे, एक क्या थे जनरल प्रिंसिपल्स और एक क्या थे प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू अटेक बिजनेस। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अब तक ऐसा समझो कि पीएसयू पर से एक ओवरव्यू चल रहा था, एक इंट्रोडक्शन चल रहा था, छोटे मोटे क्वेश्चन आए हैं, पर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन तरीके के फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल ऑडिट मतलब हम जो नॉर्मल करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट। इसलिए उसको कुछ ज्यादा नहीं समझना है, वहां पे ओपिनियन देना चाहते हैं whether everything is true and fair or not। So एक साथ रीड करो, व्हाट इज फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट इज to express and enhance the degree of, क्या है, it should express an opinion whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with AF. In case fair presentation prepared are used are in accordance with what fair। ठीक है, तो देखो याद करो AFR दो तरीके के होते हैं। एक कौन सा होता था हमारा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, याद है सब कुछ, और एक हमारा क्या होता था, फेयर। तो अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो इस तरीके से लिखेंगे इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद AFRS। बट अगर फेयर प्रेजेंटेशन है तो हम वहां पे लिखेंगे फेयर। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट जो हम नॉर्मल ऑडिट करते हैं ये कंप्लायंस ऑडिट। पढ़ो सब यहाँ पे, कंप्लायंस ऑडिट इज assessment of subject matter is in compliance with the criteria. Audit is carried out assessing activities, financial transaction and information. Compliance auditing is concerned with two things. One is मतलब वहां पे रेगुलरिटी, मतलब जो लॉज एंड रेगुलेशन है हम उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा क्या है, प्रोप्राइटरी ऑब्जर्वेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग साउंड मैनेजमेंट एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल। मतलब वहां पे साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लायंस में दो चीज है, एक क्या है, रेगुलरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलरिटी, इसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं लॉज एंड रेगुलेशन। प्रोप्राइटरी मतलब इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, वहां पे कोई इम्प्रोप्राइटरी चीजें की जा रही। नाउ द पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लायंस ऑडिट इज compliance audit is a part of combined audit that may also include other aspects। तो compliance audit में हम क्या क्या करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट एंड इन कॉम्बिनेशन विद द परफॉर्मेंस ऑडिट। तो कंप्लायंस ऑडिट में ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम साथ ही साथ परफॉर्मेंस ऑडिट भी करते हैं, जहाँ पे हम क्या देखेंगे, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्या देखेंगे हम, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो उसको नीचे डिटेल में सीखेंगे परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है। तो कंप्लायंस ऑडिट में बेसिकली मेरे को क्या देखना था, रेगुलर लॉस एंड रेगुलेशन कंप्लाई हो रहे और प्रोप्राइट। पर लेकिन इसमें हम साथ साथ में क्या कर देंगे, फाइनेंशियल भी करेंगे, कंप्लायंस भी करेंगे एंड इन कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। अब कंप्लायंस ऑडिट का प्रोसेस क्या है, बहुत सिमिलर है जैसे हम नॉर्मल ऑडिट कैसे करते हैं। पहले प्रिलिमिनरी फेज, जनरल प्रिंसिपल एंड एनुअल कंप्लायंस। यहाँ पे हम देखेंगे कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर रहे हैं। Consider principles directly related to the compliance audit process. Determine auditable entities, audit units and implementing units, and develop the plan। तो यहाँ पे preliminary में क्या क्या चीजें देखा आपने, पहले क्या देखा, ethical requirements with the ethical significance। फिर उसके बाद consider principles directly relating to the compliance audit process। देखो auditable entities कौन सी है, मतलब हमें किसका ऑडिट करना है, और फिर ये क्या बना। फिर उसके बाद प्लानिंग और द कंप्लायंस। तो डिटरमाइन पहले क्या करो, तुम्हारा स्कोप क्या होगा। फिर एक क्या डिसाइड करो, तुम्हारा स्ट्रैटेजी एंड प्लान। फिर आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्राइटेरिया क्या है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करो एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अंडरस्टैंड करो इंटरनल कंट्रोल, मटीरियलिटी डिटरमाइन करो, रिस्क असेस करो, और फिर उसके बाद क्या प्लान करो, फिर उसके बाद परफॉर्मिंग द एविडेंस, मतलब परफॉर्मिंग द ऑडिट, जहाँ पे हम लोग क्या गैदर करेंगे, एविडेंस। हम वहाँ पे कंटिन्यूली अपडेट करेंगे रिस्क असेसमेंट। जैसे जैसे हमें एविडेंस मिलेगा, हमें पता चला स्टेटमेंट है
तो शायद आगे में क्या हो जाएगा, सारा मिस्टेकंस नहीं मिलता, आगे में क्या हो जाएगा। कंसीडर नॉन कंप्लायंस दैट मे इंडिकेट सस्पेक्टेड अनलॉफुल एक्ट्स। इवैल्यूएट करो जो भी एविडेंस मिला है, देखो जो भी गलतियां मिली है वो मटेरियल है, उसके बेसिस के ऊपर कंक्लूजन बनाओ। The ongoing communication control documentation in the quality। लास्ट में क्या प्रिपेयर करो, रिपोर्ट करो, उसके ऊपर रिस्पॉन्सेस। ये पूरी चीज भी हमारे लिए आ रहे हैं, मतलब अभी इसके ऊपर भी आज तक हमें को सवाल पूछा गया। तो एक अपने को सिंपल पहले क्या समझाया गया, फाइनेंशियल ऑर्डर, फिर क्या समझाया, कंप्लायंस, और कंप्लायंस का भी अपने को क्या दे दिया गया वहां पे, प्रोसेस। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज परफॉर्मेंस। ठीक है, मार्क करो उसको एफएक्यू। A performance audit is an objective and a systematic examination. That is an objective and what do you mean by objective, revised and a systematic examination. But the important part of परफॉर्मेंस ऑडिट इज व्हाट, ये सिर्फ एक एंटिटी का है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन का कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझो इसरो है, इसरो अपना काम बराबर से कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम वहां पे क्या चेक कर, क्या लगा सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट। हम एक प्रोग्राम का, फॉर एग्जांपल चंद्रयान प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का हम परफॉर्मेंस ऑडिट करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम में इकोनॉमी थी, एफिशिएंसी थी, इफेक्टिवनेस था, कोई भी हमारी कोई एक्टिविटी है, हमारा कोई फंक्शन है, जैसे 15 अगस्त को रेड फोर्ट के ऊपर भाई वहां पे एक प्रोग्राम कर दिया गया, हमसे कोई फंक्शन का ऑडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्मेंस ऑडिट। तो परफॉर्मेंस ऑडिट का स्पेशल फीचर क्या है, ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं होता है, ये साथ ही साथ किसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन का। देखो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एग्जाम्पल क्या लिखा अपन, इसमें प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, राइट, फिर फंक्शन में क्या आ जाएगा, 15 अगस्त। परफॉर्मेंस ऑडिट कौन करेगा, टैग करेगा, कौन करेगा परफॉर्मेंस ऑडिट, टैग। तो मेरे को बताओ टैग खुद ही करेगा कि टैग के नीचे ऑलरेडी कोई डिपार्टमेंट होता है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है, IATB। In conducting performance audit, subordinate officers are guided by manual and ethical standards set। अब जब परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, हम क्या देखना चाहते हैं कि जो भी चीजें की गई है वहां पे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली की गई है, टैक्स पेयर्स का पैसा भाई वहां पे उनको फुल वैल्यू रिसीव हो रहा है, वहां पे उनका पैसा कहीं पे वेस्ट नहीं हो रहा। तो ये 3 P के ऊपर फोकस करते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी मतलब हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि भाई हम एकदम सस्ती चीजें चाहिए, मतलब आजकल जो भी गवर्नमेंट की नई चीजें देखोगे, फॉर एग्जाम्पल वी गो टू मेट्रो स्टेशन, हमें ऐसा नहीं लगता चिंदीगिरी अच्छा खासा खर्चा किया गया। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री देखोगे, ऐसा नहीं है सस्ते वाले का, जहाँ पे जरूरत है या 360 डिग्री कैमरा चाहिए वहाँ पे नौश के डाले हुए, जहाँ पे जरूरत नहीं है, जहाँ पे नॉर्मल कैमरा चाहिए, आप देखो जो हमारे लोग CP+ ब्रांड के मिलते हैं वो भी डाले। तो वहां पे when we talk about economy, we are not trying to say कि हमें एकदम ही सस्ती चीजें चाहिए, हमें बेस्ट क्वालिटी के लिए बेस्ट प्राइसेस चाहिए, हमने अननेसेसरीली ज्यादा खर्चा नहीं किया। अगर इफ वी टॉक अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स का प्लॉट होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स जब इंडिया में होते, इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज हुई 2010 में, टॉयलेट का जो एक टिश्यू पेपर था ना, वो टॉयलेट का टिश्यू पेपर वो शोल्ड फॉर 2000 रुपीज, हाउ मच, 2000 रुपीज, जो एक 50 रुपए का टॉयलेट टिश्यू पेपर रोल मिलता है वो 2000 रुपए का होता है। तो इकोनॉमी मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इतना अनवांटेड हम एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते। उसकी जो बैटल लाइन थी, बैटल समझते हैं, वो जो मशीन होती है गेट चालू करने के पहले वो जो लेके आते हैं, वो बोले भाई हमने एक प्राइवेट एजेंसी थी ऑस्ट्रेलिया पे, उसको बोला कि तुम वो दूसरी कंट्री से पैटर्न यहाँ पे सिक्योर तरीके से ले। और मेरे को बताओ भाई इतना एक ऑस्ट्रेलियन एजेंसी को कितना पैसा दिया गया था उनको, 5 करोड़ रुपया। 2010, 5 करोड़ रुपया आज भी बहुत ज्यादा बड़ा है। 2010 में तो इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट, 5 करोड़ were paid to an Australian agency just to get battle from one country to India in a secure way। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग कि मिस्त्री मूवी की तरह कोई ऊपर प्लेन करेगा, बैटल चोरी करके लेके जाएगा,
मतलब यहाँ पे हम जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल रहे सस्ती चीजें करो, हमारे पास इंडियन आर्म फोर्सेस भी तो है, हमारे भी तो कमांडोज है, उनको लेके चले जाते हैं, हम लोग भी तो सिक्योरिटी चीजें लेके आते हैं, तो हमारे पास इंग्लिश सिक्योरिटी ट्रैवल करते हैं, एक बैटल में लोग सिक्योरिटी की लेके आ सकते हैं। तो इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें बेस्ट क्वालिटी क्वालिटी चाहिए, द बेस्ट प्राइसेस, हमें वहां पे अनवांटेड खर्चा, इफेक्टिवनेस, मतलब हमें ये देखना है कि हमारे गोल्स अचीव हो रहे हैं। एफिशिएंसी मतलब हमें वहां पे ये देखना है कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम वहां पे क्या करना चाहिए, इनपुट आउटपुट रेशियो को मैनेज करना चाहिए। सो इकोनॉमिक्स और एफिशिएंसी में हम किसको मैनेज करना चाहते हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो। हम क्या ट्राई करना चाहते हैं, फॉर द सेम लेवल ऑफ इनपुट हम आउटपुट को मैक्सिमाइज करना चाहिए। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए 4 मीटर क्लॉथ यूज हुआ, 1000 शर्ट बनाने के लिए 4000 मीटर, तो हम इनपुट कम नहीं करेंगे, हम इनपुट 1000 मीटर कितना रखेंगे, 4000 मीटर, पर हम आउटपुट को 1000 शर्ट के बदले ट्राई करेंगे कि 1100 शर्ट। वाइज वर्सा हम आउटपुट सेम रखना चाहते हैं, हम आउटपुट कितना रखना चाहते हैं, 1000 शर्ट, पर हम इनपुट को 4000 मीटर के बदले 3500 मीटर्स करना चाहिए। तो हम बेसिकली किसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्या हो, कम वेस्ट हो। इफेक्टिवनेस कम कही जाएगी जो हम अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं, क्या अचीव कर पा रहे हैं, गोल्स। समझो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कहा जाता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है बहुत कम है, जो भी कंपैरेटिवली कम है, पर आज से थोड़े साल पहले 2014 में तो फाइनेंशियल लिटरेसी ना के बनी। इंडिया में कहा जाता था हार्डली 2 और 3% लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वही टाइम पे अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस देखें तो यूएस में 54% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसमें इन्वेस्ट करता है। गवर्नमेंट रियलाइज किया कि देखो हमें ये लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, तो हमें अपनी लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स कम है, उसके वजह से जब भी हमारे कंट्री में एफआईआई, उसके वजह से क्या होता है, मार्केट सडनली भाई वहां पे पैसा आने की वजह से बढ़ जाता है। जब भी एफआईआई पैसा लेके गया मार्केट सडनली क्या हो जाता है, क्रैश। अगर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छे खासा अमाउंट पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एफआईआई की वजह से हमारे मार्केट के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। वरना पहले ऐसे ही होता था, एफआईआई आया मार्केट ऊपर, एफआईआई गया मार्केट टूट। तो दे रियलाइज इफ वी वांट कि हमारा मार्केट सेल्फ रिलाइन रिटेल इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करना, तो उन लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए वहाँ पे अलग अलग स्कीम्स चालू की। उन लोगों ने बहुत सारी चीजें की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया, लोगों को लिटरेट बनाया। फॉर एग्जाम्पल पहले ना एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे, लिखना पड़ता था, यूज्ड टू टेक 3 to 4 वर्किंग डेज। आज अगर तुम देखोगे जीरोधा है, अब स्टॉक्स है, ग्रो है, गवर्नमेंट ने क्लियरेंसेस दे दी है, आज मेरे को डीमैट अकाउंट खोलना है, मैं बैठ के आधे घंटे के अंदर अकाउंट खोल सकता हूँ। बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो केवाईसी मेरी हो सकती है, मैं तुरंत अपना वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से लोगों के लिए कंपेरेटिवली आसान है। गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स थे, जो फाइनेंशियल चीजों के ऊपर बात करते थे, उनको एक्चुअली मोटिवेट किया, उनको फंडिंग दी कि तुम लोगों को एजुकेट करो, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, यहाँ पे जिसकी वजह से आज मैं डीमेट अकाउंट पर खोल दिया, पर मेरे को नहीं पता कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ। पर मार्केट में इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, गवर्नमेंट ने कन्विंस किया कि अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में चीजें, आज अगर मेरे को समझो इंग्लिश नहीं आती है, पर अगर मेरे को मराठी आती है, मराठी में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, हिंदी में है, गुजराती में है, तो लोग वो सुन सुन के लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसमें मेरे को इन्वेस्ट करना है। फिर उन्होंने वहां पे क्या किया, वहां पे कंपेरेटिवली ईएलएसएस और सारी चीजों को प्रमोट किया। लोगों को म्यूचुअल फंड से डर लगता था, तो हमेशा बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि म्यूचुअल फंड का सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो एमसी को रिक्वेस्ट करके उसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट चेंज करवा दिया। म्यूचुअल फंड में क्या आता है, म्यूचुअल फंड सही है, तो इसके वजह से पहले लास्ट में आता है कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट लेकिन थोड़ा सा उसका परसेप्शन क्या कर दिया गया चेंज। अभी भी अगर तुम म्यूचुअल फंड में देखोगे तो अच्छे खासे ब्रांड एम्बेसडर्स लेके आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्रिकेटर्स, धोनी बोलो, सचिन बोलो, वो लोग को लेके आते हैं कि यूजर्स एजुकेट हो कि हमें अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जितना रिटेल में पैसा आया, उतनी ही भाई वहां पे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग।
तो अब बोलो कि ये गोल्स थे, क्या वो गोल्स अचीव हुए थे? तो ये स्टूडेंट तो हम कहेंगे कि हमारी स्किल्स की इफेक्टिवनेस 2014 के पहले भी ये टारगेट किया गया, पर लेकिन वहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे वो लोग क्या करते थे, रैली करते थे। रैली में जाओ तो बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर लगे होते थे, बैनर लगे हुए होते थे। दूर दूर तक कोई फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करता था क्या? नहीं। दूर दूर तक कोई लिटरेसी के बारे में भी बात करता था क्या? नहीं। तो वो गोल्स थे, पर क्या वो इफेक्टिव थे क्या? तो हम यहाँ पे तीन चीजों को एड्रेस करना चाहिए। एक किसको एड्रेस करना चाहते हैं? इकोनॉमी। एक किसको देखना चाहते हैं? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। और तीसरा हम किसको देखना चाहते हैं? इफेक्टिवनेस। इसे हम क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं वैसे? पहले अगर हम देखें इकोनॉमी, सब एक साथ रीड करो। इकोनॉमी इट इज मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ having regard to appropriate quantity, quality and the best price। तो हम अपने कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, पर हम क्वांटिटी और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला भाई हमें खुले में शौच जो हो रहा है वो बंद करना है, तो शौचालय में हमें खर्चा कम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आधे जगह पे शौचालय ही मत बनाओ, क्वांटिटी ही कम कर दो और क्वालिटी इतनी बेकार बना दो कि भाई वहां पे भाई बराबर से कुछ चल ही नहीं रहा। तो समवेयर हमें क्वांटिटी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए क्या चाहिए? नेशनल जजिंग इकोनॉमी implies forming an opinion on resources। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल, एम्प्लॉय। दिस रिक्वायर्स assessing given resources have been used economically and acquired in the due time in data। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल से रीड कर लो, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, have the best prices been obtained from for consultancy services? मतलब हमने कोटेशन लिए थे नहीं। Is there potential for reducing the cost of sickness absences? ठीक है, मतलब जो लोग एम्प्लॉइज वहां पे एब्सेंट रह रहे सिकनेस के रीजन पे, तो खर्चे को कम किया जा सकता है। Are there procedures in place to ensure transport cost of food aid are lowest available? Has there been a waste of resources in achieving an outcome? तो ये अलग अलग आंसर्स को जब वो आंसर करेंगे हमें क्या पता चलेगा इकोनॉमी को कैसे मेंटेन किया। एफिशिएंसी में हम किसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं? इनपुट आउटपुट रेशियो। मतलब अगर एक शर्ट बनाने के लिए हमें कितना मीटर क्लॉथ चाहिए? 4000। 1000 शर्ट के लिए हमें कितना चाहिए? 5000। तो हमें समझ जाएगा कि यहाँ पे इकोनॉमी नहीं। हम ट्राई करेंगे इनपुट सेम रखें पर आउटपुट को 1000 के बदले कितना कर दें? 1200। या हम इनपुट को कम कर दें, कितना कर दें? 3500, और आउटपुट को क्या रखें? तो इट इज द इनपुट आउटपुट रेशियो इन केस ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग। Efficiency is achieved when the output is maximized and the minimum of the input and output is minimized for a given quantity and quantity of output। Quantity efficiency embraces the aspects such as weather। When it comes to the your example, it's some time. Example is the efficiency of the